नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज फिर मैं ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसके हम फर्स्ट पार्ट पर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। और धारिता इसका अगला पार्ट है। एक जो लेसन है उसमें दो पार्ट है दोस्तों, विद्युत विभव और धारिता। दोस्तों इसमें हमने विद्युत विभव, विभवांतर, इसके अलावा इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस कर लिया था। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इसका एक थ्योरी टॉपिक, प्राविद्युत। तो दोस्तों प्राविद्युत, लेकिन आप वीडियो को देखने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जिससे आने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, और ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट देते रहिए। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं परावैद्युत के बारे में बात करेंगे। दोस्तों परावैद्युत का अर्थ है कि जिसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता, अर्थात वो कुचालक हो सकती है। कुचालक मान सकता हूँ, जिसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा उसको मैं क्या मानूंगा? कुचालक। अर्थात परावैद्युत वह पदार्थ है जिसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है और विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। विद्युत यानी उसमें लगेगा कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट है दोस्तों वहां पर, लेकिन धारा नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। अब जो परावैद्युत पदार्थ की, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। मैं अपने हिसाब से नहीं लिखता दोस्तों, मैं जो आपके बोर्ड के जो पेपर होते हैं उन्हें निकाल कर 2-5 साल पुराने और उनको देखता हूं और फिर वहां पर आपको लिखाता हूं। अब परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत। यानी ध्रुवीय और अध्रुवीय आगे हम डिस्कस करेंगे, देखिए कौन से हैं, पहले आप ये ध्यान रखिए। इसके अलावा कोई सा भी अणु है परावैद्युत जिसमें दो केंद्र होते हैं। देखिए मान लीजिए आप नाभिक के भी यदि आवेश के बारे में डिस्कस करते हो, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो आवेश, एक तो प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। वैसे ही एक तो धनावेश पॉजिटिव क्यू और एक ऋणावेश, यानी धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र। तो देखिए दोस्तों दो केंद्र, क्वेश्चन पूछ ले आवेश के किसी भी अणु में आवेश के कितने केंद्र होते हैं नाम लिखिए, तो दो केंद्र, ये लिखना धनावेश का केंद्र, ऋणावेश का केंद्र। और यदि बोले परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं और इसके प्रकार लिखिए, तो फिर ध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत लिखना है दोस्तों। ध्यान से रखिएगा दोस्तों, बहुत लॉजिक वाला है दोस्तों, तो आपको थोड़ा क्वेश्चन परेशान कर सकता है, तो जल्दी से उतारिएगा दोस्तों। उसके बाद में आगे चलता हूँ इसके फर्स्ट पार्ट पर, ध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है दोस्तों, ध्रुवीय परावैद्युत पर मैं डिस्कस करता हूँ। वीडियो लो गया। तो देखिए दोस्तों ध्रुवीय परावैद्युत। अब ध्रुवीय परावैद्युत क्या है देखिए दोस्तों, मैं उसके पहले आपको डेफिनेशन लिखा देता हूं। लिखिए, इन पदार्थों के अणुओं में, अब आप जानते हो अणु तो क्या होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अणुओं में धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र समपाती नहीं होता है। इन पदार्थों के अणुओं में धनावेश का केंद्र व ऋणावेश का केंद्र समपाती नहीं होता है। अतः इन पदार्थों के अणुओं में अपना द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई दोस्तों। आगे देखिए, मैं इसको कंप्लीट लिखा देता हूं, उसके बाद में दोस्तों आपसे बात करता हूं। लिखिएगा आगे,
बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यह अणु अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण पदार्थ में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। पदार्थ में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। एक बार देखिए दोस्तों, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यह अणु अनियमित रूप से व्यवस्थित हो रहते हैं, जिसके कारण पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। देखिए इसका डायग्राम लिखिए, उतारिएगा दोस्तों डायग्राम। मान लीजिए ये अणु इसमें व्यवस्थित है। बाह्य विद्युत क्षेत्र, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुपस्थिति है तो इम्प्रेजेंस हो सकती है, यानी अनुपस्थिति, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रहे हैं, यानी कोई भी व्यक्ति उसके बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा है, वो झाई है, उसी प्रकार का कोई उसका बल विरोध नहीं कर रहा है। इसका अर्थ यह है। तो अनियमित रूप से मान लीजिए दो आवेश है अपने पास माइनस प्लस, दो आवेश क्या है, धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र दोनों ले रहे हैं। डेफिनेशन में देखिए यह है अनियमित रूप से, यानी एक बार प्लस माइनस इस प्रकार है, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, कैसे भी लिखिए दोस्तों, माइनस प्लस, प्लस माइनस और प्लस माइनस, इस प्रकार व्यवस्थित है, यानी यह अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, इन पदार्थों के अणुओं में धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होते। संपाती का अर्थ होता है कि दोस्तों जो ये धनावेश यानी पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश है, ये एक दूसरे समान रूप से व्यवस्थित नहीं रहते हैं, अर्थात ये अलग अलग टाइप से व्यवस्थित रहते हैं, अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। इनकी कोई व्यवस्थित श्रृंखला नहीं है कि ये प्लस माइनस अब आएगा, माइनस प्लस आएगा, अनियमित रूप से है। अतः इन पदार्थों के अणुओं में अपना द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण पहले बता दिया गया दोस्तों, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है P बराबर Q इंटू I, या Q इंटू R क्या होती है डेफिनेशन, P बराबर Q इंटू R, अर्थात मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, P बराबर क्या होता है 2AQ, P बराबर 2AQ, आवेश और बीच की दूरी, आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं, जहाँ 2A उसके बीच की डिफरेंस है। उसके बाद क्या है, माइनस प्लस ये होता है। अब अगला लिखिए, अब मान लीजिए तो विद्युत बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। अब मान लीजिए मैं इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देता हूँ, तो लगा लिखिए, जब इन पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब इन पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रत्येक अणु द्विध्रुव पर बल आघूर्ण लगता है, प्रत्येक अणु पर द्विध्रुव पर बल आघूर्ण लगेगा। यानी मान लीजिए कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएगा तो उसमें डिफरेंस आएगा कि वो चेंज हो सकता है, अर्थात एक रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे, कहने का मतलब ये। तो प्रत्येक द्विध्रुव पर अपना बल आघूर्ण लगता है, जिसके कारण आवेश घूमकर, अर्थात धनावेश और ऋणावेश का केंद्र घूमकर बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। अतः इन पदार्थों के अणुओं में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्या लिखा दोस्तों, एक बार देखिए, जब इन पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रत्येक द्विध्रुव आघूर्ण पर बल आघूर्ण लगता है, जिसके कारण ये एक दूसरे धनावेश और ऋणावेश का केंद्र आपस में संरेखित हो जाते हैं और द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। देखिए कैसे हो जाता है। अब जैसे मैं इस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लगेगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाऊंगा तो द्विध्रुव आघूर्ण भी उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात जो अगली है वो मान लीजिए मैं इस पर किसी प्रकार का बाह्य विद्युत क्षेत्र में अपना जोर लगा रहा हूँ, क्या कुछ भी लगा रहा हूँ मान लीजिए, तो ये क्या है, वापस जो अलग अलग है वो घूमकर एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं, अर्थात जो आएगा वो अब इक्वल आने वाला है दोस्तों अपने पास।
यानी माइनस प्लस इस प्रकार आएगा दोस्तों, कंप्लीट माइनस प्लस, माइनस प्लस या प्लस माइनस लिख लीजिए, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस और माइनस प्लस, ये होता है दोस्तों। और यदि एग्जाम्पल भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि इसके एग्जाम्पल क्या है, ध्रुवीय परावैद्युत के एग्जाम्पल लिखिए, तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल लिखना है आपको। इसके एग्जाम्पल होते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2O यानी जल, इसके ये होते हैं HCl हाइड्रो, क्योंकि H कहीं अलग होता है, फिर यदि इसको घुमाऊंगा मैं तो वापस उसी क्षेत्र में आ जाएगा, और H2O भी इसी प्रकार का है। अगला लिखिए अध्रुवीय परावैद्युत। अगली डेफिनेशन लिखिए दोस्तों नंबर 2 पर, अध्रुवीय परावैद्युत। लिखिए इन पदार्थों के अणुओं में धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती होता है। उसमें संपाती नहीं होगा, इसमें संपाती होगा, संपाती होता है, जिसके कारण प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अतः पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होने पर अणु का, ये किसकी बात कर रहे हैं, अणु का, अतः मॉलिक्यूल का, अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होने पर पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। दोस्तों मैं आपके साथ के साथ बोल रहा हूं क्योंकि मुझे जल्दी लिखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा टाइम वीडियो लंबा बन जाता है दोस्तों, लेकिन साथ के साथ बोल रहा हूं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। क्या है, इन पदार्थों के अणुओं में धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती होता है, अर्थात धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र अनियमित रूप से व्यवस्थित नहीं रहते हैं, नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। फिर भी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा, और यदि अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, उसमें जो मॉलिक्यूल उपस्थित है पदार्थ में उसका शून्य होगा, तो पदार्थ का भी शून्य होगा, सीधी सी बात है। अर्थात इसके कारण देखिए डायग्राम, इस प्रकार यानी डॉट के रूप में रहेंगे। लिखिए आगे, इसके लिखिए, जब इन पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब इन पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनावेश का केंद्र यानी इस प्रकार के रूप में रहेंगे। मान लीजिए अपनी कोई डायरेक्शन दिख नहीं रही है और धनावेश का केंद्र उपस्थित है, इसमें धनावेश का केंद्र भी है और ऋणावेश भी है दोस्तों, लेकिन इस प्रकार व्यवस्थित होंगे। तो धनावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इधर होगा तो इधर ही कण उपस्थित होंगे, विस्थापित होंगे, तथा ऋणावेश का केंद्र विपरीत डायरेक्शन में विस्थापित होगा।
जिसके कारण परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, यह प्लस है तो ये विद्युत क्षेत्र इधर है तो ये इधर विस्थापित होगा, इधर ही आएगा विद्युत क्षेत्र के रूप में। और मान लीजिए ये माइनस है और विद्युत क्षेत्र इधर है तो ऋणात्मक आवेश इधर की ओर विस्थापित होगा, जिसके कारण क्या हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण विपरीत डायरेक्शन होने के कारण विस्थापित, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने के कारण परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम्पल लिखिए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल लिखिए आप, इसमें आगे वो नहीं बनाना है दोस्तों चित्र। N2 एग्जाम्पल हो जाएगा इसका N2N नाइट्रोजन, एग्जाम्पल होगा दोस्तों नाइट्रोजन। अब प्रावैद्युत की दोस्तों अपन ने देख लिया, लेकिन अभी तक प्रावैद्युत ध्रुवण की भी दोस्तों परिभाषा देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगली हेडिंग अपनी प्रावैद्युत के बारे में डिस्कस कर लिया है, लेकिन प्रावैद्युत ध्रुवण क्या होता है दोस्तों, आपको स्लाइड पर दिख रहा होगा। जब किसी प्रावैद्युत पदार्थ अपन ने डिस्कस कर लिया कि जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता लेकिन विद्युत प्रवाह प्रदर्शित करता है। जब किसी प्रावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा और उसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, तो इस घटना को प्रावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। दोस्तों कुछ नहीं करना, ओनली डेफिनेशन याद रखनी है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट। जब किसी प्रावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को प्रावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। अगला है ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश के बारे में पता होना चाहिए। प्रावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में, यानी 1/v में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। प्रावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण, ध्रुवण सदिश बराबर द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन एकांक आयतन, यानी 1/v को मल्टीप्लाई करने के बाद में डिवाइड में इसको आयतन लिख सकता हूं। द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, QI इंटू डी, Q इंटू डी बीच की दूरी और आवेश, ठीक है, अपॉन v। अब QI इंटू डी, अब वॉल्यूम आयतन को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूं, आयतन को A मल्टीप्लाई टू डी यानी डिस्टेंस और इसका क्षेत्रफल, इस प्रकार लिख सकता हूं। ये इसका फॉर्मूला है V का। अब देखिए यहां से D और D तो क्या हो जाता है, D और D कैंसल आउट, बच गया क्या, QI अपॉन A। अब दोस्तों QI अपॉन A बच गया, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा I। अब यहां पर सिग्मा I क्या है, प्रेरित आवेश घनत्व। प्रेरित आवेश घनत्व कैसे लिखा है दोस्तों, जो अपने फर्स्ट चैप्टर अपना था विद्युत क्षेत्र, उसमें और आवेश, उसमें अपन ने डिस्कस किया था सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण में पहला था रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा बराबर Q अपॉन R, Q अपॉन L यानी लंबाई, एकांक लंबाई में स्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, एकांक लंबाई। अगला था Q अपॉन A, एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आवेश को, फॉर्मूला याद रखो दोस्तों, परिभाषा अपने आ जाएगी, एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आवेश को। और इसके अलावा अपन ने एक और देखा था आयतन आवेश घनत्व, वो होता था Q अपॉन रो, एकांक आयतन में उत्पन्न आवेश को Q अपॉन V, रो बराबर होता था, रो बराबर Q अपॉन V, Q अपॉन V रो होता था। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है, Q अपॉन A बराबर सिग्मा I, तो इसको लिख दिया। P बराबर ध्रुवण सदिश को भी दोस्तों P से ही डिनोट करते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, ओनली ये याद रखना है द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन आयतन, इससे अपने आप बना जाएगा। प्रावैद्युत ध्रुवण के बारे में, ध्रुवण सदिश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो प्रावैद्युत पदार्थ आ जाएगा। प्रावैद्युत पदार्थ के ये याद रखते हो, मान लीजिए तो एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। बाकी फॉर्मूला आप बना लेना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर कमेंट में बताइए, और ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों।
मैंने आपको पहले बता दिया है कि ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस और क्लास 12th का फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा एग्जाम से पहले। इसके अलावा क्लास 11th मैथमेटिक्स का भी कोर्स स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। तो थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियोज़।